हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। मैं हूं एमएल और आप देख रहे हैं एमएल सर क्लास। आज की इस क्लास में बच्चों हम जानेंगे कि प्रोनाउन है क्या, उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू एक वीडियो बना चुका हूं, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं प्रोनाउन है क्या और उसकी परिभाषा आदि मैंने सारी चीज़ों को उसमें बताया। इसमें केवल हम प्रोनाउन के भाग और उसके प्रमुख उपयोग के बारे में जानेंगे। यदि आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, साथ में ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जानते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन जैसा कि हम जानते हैं, फिर से मैं बताता हूं कि प्रोनाउन वो शब्द हैं जो नाउन के बदले में प्रयोग किए जाते हैं। अब नाउन के बदले में प्रोनाउन प्रयोग करने की आवश्यकता क्या है? उसका उद्देश्य ये होता है कि किसी चीज को रिपीटिशन बार बार ना हो। जैसे मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन लिव्स इन मुंबई, मोहन इज अ डॉक्टर। तो बार बार जो मोहन शब्द की आ रहा मोहन शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, उस वो मोनोटोनस बनाती है, वो ऑकवर्ड बनाती है सेंटेंस को। तो उस पहले मोहन को छोड़ करके जो दूसरी बार जो मोहन आता है उसमें हम क्या करते हैं, मोहन की जगह प्रोनाउन लगा देते हैं, यानी मोहन की जगह ही लगा देते हैं। ठीक है ना? तो आइए जानते हैं उसी प्रकार के प्रोनाउन के बारे में। तो प्रोनाउन के कुछ प्रकार हैं जिसको हम इस भाग में जानेंगे। पहला प्रकार जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला प्रकार है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है ना? यानी व्यक्तिवाचक, मतलब ऐसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, पर्सनल चीजों के लिए, पर्सनल के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो व्यक्तिवाचक प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे इनके इनको 3 भागों में बांटा गया है। इसको कितने भागों में बांटा गया? जैसे कि आप देख पा रहे हो, सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है और पजेसिव होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। अब सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव जैसा कि आप देख पा रहे हो, इन तीनों को मैंने एक चार्ट बनाया है। तो आप देख रहे होंगे चार्ट में इस प्रकार से है कि ये लाइन इधर से अगर ऐसी खींच देंगे तो ये आपको और स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि ये चार्ट इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है ना? देखिए, ये है चार्ट। तो आप देख रहे हैं सब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है उसमें फर्स्ट पर्सन में, इसमें 3 पर्सन भी होते हैं। आपको एक और बता दूं मैं, 3 पर्सन होते हैं। पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा होता है। मान लो कि 2 व्यक्ति हैं, आपस में बात कर रहे हैं, मोहन और सोहन। तो मोहन जो बात कर रहा है किससे? सोहन से। तो मोहन क्या है वहां पर? फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि वो बोल रहा है। और जो सुनने वाला होता है यानी सोहन, वो कौन होगा? सेकंड पर्सन। मोहन फर्स्ट पर्सन और सोहन सेकंड पर्सन। अब वो किसी तीसरे की बात करते हैं, यानी कि वह ऐसा है, वे ऐसे हैं, यह अच्छा नहीं है। तो जब तीसरे व्यक्ति की या किसी वस्तु की बात करते हैं तो वो कौन कहलाते हैं? थर्ड पर्सन। अब आप पर्सन को जान गए होंगे। पर्सन में देखिए आप सब्जेक्टिव में कौन कौन से पर्सन होते हैं। आई होता है, बी होता है। आई और बी यानी फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन मतलब मैं के लिए आई का भी प्रयोग होता है और हम का भी प्रयोग यानी बी का प्रयोग होता है। सेकंड पर्सन में केवल यू होता है। ठीक है ना? चाहे सेकंड पर्सन एक व्यक्ति के लिए हो और चाहे एक से ज्यादा के लिए, उसको उसकी सेंटेंस या अर्थ लगाया जाता है, लेकिन यू दोनों के लिए एक ही जैसा रहेगा। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। सेकंड थर्ड पर्सन में ही का भी प्रयोग होता है, सी का प्रयोग होता है, इट का होता है और दे का होता है। ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है उसमें जैसे आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। बी का ऑब्जेक्ट अस होता है। यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। सी का हर होता है। इट का इट ही होता है और दे का देम होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव उसके प्रोनाउन हो गए। अब आइए जानते हैं पजेसिव। ये प्रोनाउन थोड़ा सा बहुत समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, पजेसिव प्रोनाउन जो है वो कौन कौन से हैं? आई के लिए माइन और बी के लिए आवर्स। सेकंड सेकंड पर्सन में योर्स और थर्ड पर्सन में हिज, हर या हर्स, इट्स और देयर्स। ठीक है ना? क्योंकि ये इट्स नहीं आएगा इसमें, इट्स को अपन समझाते हैं कैसे नहीं आएगा। इट्स जो है उससे पहले जान लेते हैं जो माइन है, इस उदाहरण के माध्यम से हम जानते हैं इसको। देखो, एक मैंने इसके लिए 2 उदाहरण भी लिखे हुए हैं। आई कॉल्ड हिम, आई कॉल्ड हिम। आई यहाँ जो है वो क्या है? सब्जेक्टिव, क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और हिम जो यहाँ है वो कौन सा प्रोनाउन है? हिम कहाँ पर है? ऑब्जेक्टिव केस में है। कहाँ पर है? ये है ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है ना? तो यहाँ अब आई की, आई कॉल्ड हिम, आई कॉल्ड हर, आई कॉल्ड देम,
आई कॉल्ड यू, मतलब कुछ भी उसमें आ सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो आई कॉल अस, सॉरी वो नहीं आएगा, अस नहीं आएगा इसमें। अब यहाँ जैसे ही रख दें, सब्जेक्ट हम क्या कर दें, आई की जगह ही कर दें, तो ही कॉल्ड मी, ही कॉल्ड अस, ही कॉल्ड यू, ही कॉल्ड हर, ही कॉल्ड देम। तो ये इस प्रकार से उसके सेंटेंस को हम फॉर्मेट या बना सकते हैं। एक और सेंटेंस इसमें है, दिस बुक इज हिज। ये है सेंटेंस, दिस बुक इज हिज। अब कुछ बच्चे क्या है गलत कर रहे हैं, दिस इज हिज बुक यदि कर देंगे तो हिज जो यहाँ पर है वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, वहां पर प्रोनाउन नहीं होगा। दिस बुक इज हिज है, यदि उसके बाद कोई नाउन आ जाता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। एडजेक्टिव जैसे हम जानेंगे, अगला भाग अपना एडजेक्टिव का ही है। तो एडजेक्टिव वो कहलाते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे आकर उसकी विशेषता को बताते हैं। तो हिज के बाद यदि कोई नाउन आ जाएगा जैसे हिज बुक, तो उसकी पुस्तक हो जाए, यानी कि उसकी विशेषता को बता दिया उसने। बुक एक नाउन है और हिज उसका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से अब जैसे इसका ये हो सकता है, दिस बुक इज हिज, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज आवर्स। इस प्रकार से हम उसको क्या लगा सकते हैं। अब माई जो शब्द होता है, एक माई को कभी पजेसिव प्रोनाउन में नहीं लिखा जाता, गलतियां कर देते हैं कई बार बच्चे। माई कभी भी पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, माई हमेशा एडजेक्टिव प्रोनाउन ही, सॉरी एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव ही होता है, ठीक है ना। जैसे इसमें लिखेंगे दिस बुक इज माई नहीं होगा, दिस बुक इज माइन होगा, दिस बुक इज अवर्स होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इसका, एडजेक्टिव में और प्रोनाउन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो एक ही ध्यान रखना है कि यदि उसके बाद जो शब्द है तुम्हारा, जो प्रोनाउन जिसको मान रहे हो, आई, सी है, हर है, हिज है, हिम है, जो भी शब्द आते हैं उसके बाद, खास करके पजेसिव के बाद, पजेसिव यानी कौन कौन से, माइन, अवर, माई, ये सारे शब्द हैं, इनके बाद यदि कोई नाउन आ जाता है तो निश्चित रूप से वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं अगले प्रोनाउन के बारे में, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हम निजवाचक बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसमें निजता की बात होती है, जिसमें निजता की बात होती है, स्वयं की बात होती है, वो रिफ्लेक्सिव होता है। जैसे कि ये सेंटेंस है उसको समझेंगे, ही पनिश्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को दंडित किया, ही पनिश्ड हिमसेल्फ। रिफ्लेक्शन का मतलब जानते होंगे आप, रिफ्लेक्शन मतलब किसी चीज का असर रिफ्लेक्ट करना, उसको मतलब ये कहते हैं कि प्रतिबिंबित करना, उसी के ऊपर असर पड़ना, ठीक है ना। तो ही पनिश्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को पनिश किया। अपने आप को मतलब उसका जो पनिशमेंट का जो असर किसके ऊपर पड़ा, उसके खुद के ऊपर, यानी उसकी निजता के ऊपर पड़ा, ठीक है ना। आई हर्ट माई सेल्फ, इसमें ध्यान रखना रिफ्लेक्सिव में इस प्रकार के शब्द होंगे, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ। जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव केसेस से पहले हमने जो जाने हैं वो केस में भी पढ़े जाते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं वो उसके साथ सेल्फ लग जाएगा, यदि एक वचन वाले हैं तो सेल्फ लगेगा, और बहुवचन वाला है तो सेल्फ लग जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का। अब दूसरा है एम्फेटिक, यानी दृढ़ता सूचक। दृढ़ता सूचक जिसमें किसी चीज की दृढ़ता को बताया जाए, दृढ़ता मतलब उसका जो उसको जोर देने के लिए बताया जाए, किसी चीज पे जोर दिया जाता है, उसको दृढ़ता सूचक कहा जाता है। जैसे यू योरसेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, आप खुद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये देखिए, इसमें भी सेल्फ लगा है, इनमें भी सेल्फ लगा है, ये भी माई सेल्फ है और ये भी माई सेल्फ है। जैसे आई विल डू इट माई सेल्फ, इसमें इम्फेक्ट, ये एम्फेटिक हो गया और ये निजवाचक हो गया। अब कैसे ये कहेंगे, तो इसको आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। देखिए मैं इसको बताता हूँ आपको कि जो इधर जो माई सेल्फ लगा है, यदि हम इसको हटा दें तो आई हर्ट कुछ नहीं बनेगा। आई हर्ट, किसको हर्ट किया ये कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन इसका यदि हम माई सेल्फ ये हटा देते हैं तो आई विल डू इट, यह करूंगा, इससे पता तो चलता है कि मैं यह करूंगा। लेकिन यहाँ जो माई सेल्फ आया है वो केवल ये जोर देने के लिए आया नहीं, मैं खुद ही यह करूंगा, मतलब ये जोर दे रहा है उस पर। क्या दे रहा है, जोर दे रहा है। अगर ये नहीं भी होगा तब भी सेंटेंस का अर्थ निकलेगा, आई विल डू इट, मैं यह करूंगा,
और यही अर्थ निकल रहा है कि मैं ही करूंगा वो, लेकिन ये माई सेल्फ इसलिए इसमें लग गया क्योंकि इस पर जोर दिया जा रहा है। इधर ऐसे ही इसको हम योर सेल्फ को हटा दें, यू कैन बेस्ट एक्सप्लेन, आप अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, इससे भी उस सेंटेंस का अर्थ निकल रहा है, उससे भी वही बात की जा रही है कि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं या व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ योर सेल्फ लगने से ये जोर दिया जाता है उस पर कि नहीं, आप ही ऐसा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे दोनों में अंतर, कि इसमें इसका जो असर है हिमसेल्फ या माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ का असर है वो सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है, यानी रिफ्लेक्ट करता है उसका, जैसे उसका नाम है रिफ्लेक्सिव, उसका रिफ्लेक्ट उसी पे, उसका असर किस पे पड़ता है, सब्जेक्ट पे ही पड़ता है। लेकिन जो एम्फेटिक होता है वो केवल जोर देने के लिए, किसी कार्य को जोर देने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगला है डिमोन्स्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक, ऐसे शब्द जिनसे किसी संकेत आदि का बोध होता है। जैसे उदाहरण देखें, दिस इज माई पेन, दिस क्या दे रहा है, संकेत दे रहा है, यह मेरा पेन है। मैं जैसे माने कोई हाथ में पेन लिए हूं और मैं कहूंगा ये मेरा पेन है। दैट, दिस और दैट में आप अंतर समझते हैं, दिस मीन्स पास की वस्तुओं के लिए और दैट मीन्स दूर की वस्तुओं के लिए। तो दिस यानी पेन, यानी मैं पेन लिया हूं उसकी बात हो रही है, और दैट इज योर हैट, वो जो उधर रखा है वो आपका हैट है या टोपी है। तो दिस और दैट दोनों सांकेतिक हैं। जैसे दीज और दोज भी होता है, दीज दिस का बहुवचन होता है और दोज दैट का बहुवचन होता है, और वैसे ही प्रयोग होते हैं, दीज पास के लिए और दोज दूर के लिए होता है। अब एक और होता है इसमें सच शब्द होता है, सच शब्द भी, सच जो शब्द होता है SUCH, वो भी डेमोन्स्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। आगे देखें, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चयवाचक यानी अनिश्चय सूचक। इससे क्या समझ में आता है, अनिश्चितता का बोध होता है। तो अनिश्चय बोधक जो अनिश्चय सूचक जो प्रोनाउन होते हैं, जैसे सम है, मैनी है, ऑल है, एनी है, ये क्या होते हैं, अनिश्चय बोधक होते हैं। इनसे ये नहीं पता चल पाता कि एग्जैक्ट नंबर क्या है और किसके बारे में बात हो रही है, ये इंडेफिनिट ही रहते हैं हमेशा। जैसे सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग क्या होते हैं, जन्म से ही महान होते हैं। तो सम कुछ लोग, कुछ फ्यू भी लिखा जा सकता है यहाँ पर, फ्यू एक अनिश्चित प्रोनाउन है। मैनी है, मैनी ऑफ देम वर एब्सेंट, उनमें से बहुत से लोग क्या थे, एब्सेंट थे। ऑल आर मोर्टल, ऑल आर मोर्टल मतलब सारे क्या है, नश्वर हैं। तो इस प्रकार से जिससे अनिश्चितता का बोध होता है वो क्या होते हैं, इंडेफिनिट यानी अनिश्चय सूचक सर्वनाम या इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव विभाग सूचक, विभाग मतलब जिनसे बंटवारा होता है। तो बंटवारे में जैसे ईच शब्द है, नीदर है, ईदर है, ये जो शब्द होते हैं हम इन सभी का प्रयोग पहले पढ़ चुके हैं, समैनी का भी पढ़ चुके हैं, मचमैनी का भी पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो वो मेरे पुराने वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ईदर, नीदर, ईच है, ये तीनों शब्द क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द है ना। अब इनके बाद यदि कोई नाउन लग जाता है, ध्यान रखना, जैसे उसमें भी है, डिमोन्स्ट्रेटिव में भी होता है और इसमें भी होता है। इनके बाद यदि कोई नाउन लग जाता है वो, तो फिर वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। यहाँ पर इनके बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए क्या है ये, यहाँ पर प्रोनाउन। ईच के बाद कोई नाउन नहीं है, नीदर के बाद कोई नाउन नहीं है, और ईदर के बाद भी कोई नाउन नहीं है। यदि कोई नाउन नहीं होता है तो वो प्रोनाउन होते हैं, और यदि कोई नाउन लग जाती है तो वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो ईच ऑफ यू कैन गेट अ प्राइज मतलब ईच यानी प्रत्येक, एक एक करके। नीदर मतलब आप में, नीदर ऑफ योर टू आंसर इज करेक्ट, आपके दोनों आंसर में से कोई सही नहीं है। ईदर ऑफ योर पेरेंट्स में साइन दिस लेटर, आपके माता या पिता में से कोई एक क्या कर सकता है, साइन कर सकता है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगला जो है वो है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। ये शब्द बहुत पॉपुलर है, सभी बच्चे इसको जानते भी हैं, ज्यादातर सुना है इस शब्द को। तो इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, ऐसे शब्द जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न किया जाता है, वो सारे शब्द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की श्रेणी में आते हैं। कैसे, हु कॉल्ड हिम, हु जो यहाँ पर है वो एक नाउन प्रोनाउन का प्रयोग कर रूप में प्रयोग किया गया है। हु कॉल्ड यू मी, किसने मुझे बुलाया। व्हाट इज द मैटर, यहाँ जो व्हाट है ये भी प्रोनाउन है, क्या बात है, क्या कौन से विषय की बात हो रही है। तो इस प्रकार से जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, WH वर्ड जिनको हम कहते हैं, वो प्रश्न पूछने के लिए किए जाते हैं, और उनके तुरंत बाद क्या ना हो,
कोई नाउन ना हो। तो नाउन यदि नहीं होगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक प्रोनाउन कहलाएंगे। अगला है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन और प्रश्नवाचक प्रोनाउन थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें भी प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हुआ है, खास करके हु और विच दोनों प्रश्नवाचक शब्द हैं, लेकिन ये क्या बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। वी डिसलाइक अ मैन हु टेल्स, और वो किसके लिए लगाते हैं, इसमें ध्यान रखना, इसमें तुरंत नाउन आएगी, नाउन के बाद यही ये रिलेटिव प्रोनाउन आएंगे। जैसे मैन क्या है, यहाँ पर नाउन है, उसके तुरंत बाद जो कनेक्टिव आएगा, कनेक्टर आएगा, या जिसको रिलेशन बताने के लिए जोड़ा जाएगा, वो क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन ही कहलाएगा। जैसे बुक के तुरंत बाद क्या आया, विच आया, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस प्रकार से जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ेंगे, और प्रश्नवाचक शब्द होंगे, खास करके कैसे होंगे, प्रश्नवाचक, दैट भी एक प्रोनाउन है जो दो वाक्यों को जोड़ता है। तो हु है, विच है, हुज है, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं दो वाक्यों को। तो दो वाक्यों को जब कनेक्ट किया जाता है तो किसी न किसी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग जरूर किया जाता है, जैसे हु और विच। आगे देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, अच्छा इससे पहले एक बात और बता दूं कि ध्यान रखना है इसमें कि प्रश्नवाचक में और इसमें एक मिस प्रिंट हो गया, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होंगे उसमें लास्ट में क्या लगा होगा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा। ठीक है, इसमें लग नहीं पाया था, तो मैं बता दूं आपको क्या लगा होगा, क्वेश्चन मार्क इस प्रकार से लगे होंगे। लेकिन इनमें जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसमें फुल स्टॉप जिस प्रकार से इसमें लगा हुआ है, फुल स्टॉप ही लगा आएगा। तो एक तो ये पहचानने की बात होगी कि जिनमें इंट्रोगेटिव मार्क लगा होगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे उस सेंटेंस के, और जिसमें इंट्रोगेटिव मार्क नहीं लगा होगा वो कौन से कहलाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन ही कहलाएंगे। चलिए जानते हैं आगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्पर वाचक प्रोनाउन। परस्पर वाचक प्रोनाउन मतलब जिसमें आपस दो कम से कम दो नाउन के आपस की बात होती है। जैसे मोहन एंड अतुल फॉट विथ ईच अदर। मोहन एंड अतुल, ईच अदर जो यहाँ शब्द है वो क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है ना। नेशन फॉट वन अनादर, वन अनादर जो यहाँ शब्द है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो रेसिप्रोकल मतलब जहां परस्पर संबंध दिखाए जाते हैं। अगला है इम्पर्सनल प्रोनाउन। हालांकि ये यहां से ये मिस है, तो इम्पर्सनल इतना ही पड़ा है, इतना ये डिस्टर्ब है। इम्पर्स NAL है, अच्छा यहाँ पर S की जगह ये पे, यहाँ पर A है। ठीक है ना। तो इम्पर्सनल, तो आप देखें इसको अव्यक्तवाचक, जब कोई नाउन ये व्यक्त नहीं कर पाता, ये ऐसे शब्द या ऐसे सेंटेंस जिनमें ये स्पष्ट नहीं होता कि इसका नाउन कौन है, वहां पर इट का प्रयोग किया जाता है, और इट जो होता है वो अव्यक्तवाचक यानी इम्पर्सनल होता है। जैसे इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग मतलब क्या, वर्षा हो रही है, मतलब काय की बरसात हो रही है। इट जो यहाँ पे किसके लिए लगाया गया है, वाटर के लिए लगाया है, पानी के लिए लगाया है। इट इज ब्लोइंग, हवा चल रही है, यानी किसके लिए लगाया गया, वो हवा के लिए लगाया। इट इज 5 o'clock, 5 बजे हैं, यानी काय के लिए लगाया है, इट टाइम के लिए। तो इस प्रकार से ये जो प्रयोग है वो इसी के लिए किए जाते हैं। अब इसमें कुछ ये भी होता है कि इसके कुछ जेंडर भी होते हैं, इसके कुछ नंबर भी होते हैं, और केस भी होते हैं। केस तो जैसे कि हम पहले ही पर्सनल प्रोनाउन में जान चुके हैं कि पर्सनल प्रोनाउन में जो उसके तीनों केस दिए गए हैं, सब्जेक्टिव जिसको नॉमिनेटिव बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पजेसिव, ये तीनों केस हैं। इसी प्रकार से क्या होते हैं, जेंडर भी होते हैं। जेंडर जैसे अपन ने नाउन में पढ़े हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, और लास्ट है कौन सा, कॉमन जेंडर। तो इसको ध्यान रखना है। जैसे ही सी है, ही है, जैसे तो फेमिनिन मैस्कुलिन जेंडर होगा। सी क्या हो जाएगा, फेमिनिन, मतलब जो लड़के के लिए प्रयोग होते हैं, जो मैस्कुलिन होते हैं। ध्यान रखना है, फिर से मैं बता दूं, मैस्कुलिन जो पुरुष वर्ग के लिए यानी पुल्लिंग कहलाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं जो शब्द, वो मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। जो स्त्री जाति के लिए किए जाते हैं वो फेमिनिन जेंडर कहलाते हैं, और यानी स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और जो न्यूटर होते हैं, जो निर्जीव चीजों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो न्यूटर जेंडर यानी कि निर्जीव जिसको जो चीजें होती है उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो न्यूटर जेंडर कहलाता है। और लास्ट जो है कॉमन जेंडर, जो जिससे ये स्पष्ट नहीं होता कि वो चीज
पुल्लिंग है यानी पुरुष है या महिला है, लड़का है लड़की है, इससे पता नहीं चलता, वो कॉमन जेंडर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना। इसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें नाउन के सेक्शन में बहुत अच्छी तरीके से समझाई हैं। यदि आप जानना चाहते हैं तो नाउन का जो भाग है उसको जरूर देखें, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ। तो आप ये देख चुके हैं कि जो जेंडर होते हैं वो चारों होते हैं, चारों का प्रयोग प्रोनाउन में भी किया जाता है। ऐसे ही नंबर भी दो होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, ऐसे ही नंबर भी दोनों प्रयोग किए जाते हैं। नंबर जैसे आई क्या हो गया, एक वचन हो गया, तो बी क्या हो गया, बहुवचन हो गया। ऐसे ही इसी प्रकार से सारे नंबर भी इसमें प्रयोग किए जाते हैं। नंबर का मैं एक अलग से वीडियो लेके आने वाला हूँ कुछ दिनों, इसी सेक्शन में, इसी सीरीज में पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो नंबर, जेंडर, केस, ये तीनों के जो प्रोनाउन में और नाउन में होते हैं वो मैं सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है आप इस प्रोनाउन की चैप्टर को समझ गए होंगे। और आप यदि कोई समस्या, यदि कोई प्रश्न मन में आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए।